भाषा शिक्षण एवं हिंदी की शिक्षण विधियाँ। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या व्यक्त करना। मनुष्य के विचार आदान प्रदान का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। भाषा की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, एक दैवी सिद्धांत पतंजलि का, जबकि ध्वनि सिद्धांत लोह तत्व सिद्धांत या डिंग डोंग थ्योरी मैक्स मूलर की। भाषा विकास की अवस्थाएं, चार अवस्था भाषा विकास के पद या चरण सोपान 4 है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। प्लेटो के अनुसार भाषा हमारी आत्मा की मूक बातचीत है, जो कि ध्वनि के रूप में होठों से निकलकर विचारों की अभिव्यक्ति करती है। प्लेटो कहता है भाषा आत्मा की मूक बातचीत है। किटसन, भाषा में पढ़ना व लिखना सीखने की बजाय बोलना सीख लेना, भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को पार कर लेना। किटसन कहता है कि बोलना सीखना छोटी पगडंडी पार कर लेना। पतंजलि, भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है। पतंजलि व्यापार करता रहता है तो विचारों का आदान प्रदान। दंडी, 3 लोग अंधकार में हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति प्रदीप्त नहीं होती। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा में अविराम से सारा संसार गुणों की विराट बस्ती बनने से बच गया। सीताराम कहते हैं सीताराम ने सबको बचा लिया गूंगे बनने से। दंडी, अंधकार हो जाते और भाषा रूपी ज्योति नहीं होती। पतंजलि व्यापार, कृष्ण छोटी पगडंडी और प्लेटो मूक बातचीत। सीताराम ने गूंगों की विराट बस्ती होने से बचा लिया। अब रे की स्किनर, शाह की काउडर, अवरोही मैथेटिस या गिलबर्ट, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन लॉरेंस स्टालुरो, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन पास्कल। अभिक्रमित अनुदेशन कामता प्रसाद गुरु, मनुष्य अपने विचार भली भांति व्यक्त कर सकते हैं, भली भांति ग्रहण कर सकता है भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से विचार को ग्रहण कर सकता है और व्यक्त कर सकता है। कौन कहता है? कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। अब है सुमित्रा नंदन पंत, भाषा नाद में चित्र, पंत कहते हैं नाद में चित्र। स्वीट मतलब मीठा, यानी मीठे शब्द बोलना, ध्वनि बोलना। स्वीट ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा। स्वीट के अनुसार रामचंद्र वर्मा, मन की बात। राम जी क्या करते हैं? मन की बात कहते हैं। बाबूराम में कोई ऐसा आदमी है जो सारा दिन विचार विनिमय करता रहता है। पठन लेखन साथ साथ करवाना चाहिए। सरयू प्रसाद के अनुसार पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ सिखाना चाहिए। ये सलाह है सरयू प्रसाद की। जिस प्रकार सैनिकों को हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। एस के कोचर के अनुसार, एम के कोचर, जिस प्रकार सैनिकों को हथियारों का ज्ञान हो, उसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, कोचर के अनुसार। भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास के पद, चरण या सोपान 4 है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास। जिज्ञासा फिर प्रयत्न, उसके बाद में अनुकरण करो और फिर अभ्यास करो। जिज्ञासा भाषा का प्राथमिक सोपान है। अभ्यास भाषा सीखने का प्रधान सोपान है। भाषा की अवस्थाएं 4 अवस्था। प्रयत्न की अवस्था, प्रयत्न 1 वर्ष में करते हैं। पहली अकारांत ध्वनि का उच्चारण 8 से 10 माह में। पहला सार्थक शब्द, पहली अकारांत ध्वनि का उच्चारण 8 से 10 माह में। पहला सार्थक शब्द 10 से 12 माह में। प्रयत्न की अवस्था 1 वर्ष। अनुकरण की अवस्था 2.5 वर्ष और मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष और अभिव्यक्ति की अवस्था 5 वर्ष। प्रयत्न 1 वर्ष, अनुकरण की 2.5 वर्ष। 2 से 3 शब्द टूटे वाक्य बोलता है। मूर्त अमूर्त में कल्पना विकास की आयु, इस अवस्था में बालक सीखे हुए ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की प्राप्ति करता है। अभिव्यक्ति 5 साल में। विद्यालय प्रारंभ की आयु, इस अवस्था में बालक औपचारिक एवं अनौपचारिक वाक्यों का अनुकरण कर लेता है। इस अवस्था में बालक का शब्दकोश 2100 से 2500 हो जाता है। बालक अनिश्चित से निश्चित की ओर चलता है। सबसे पहले है
प्रयत्न, अनुकरण, अमूर्त, मूर्त अभिव्यक्ति। अनुकरण, प्रयत्न, अनुकरण, मूर्त, अमूर्त और अभिव्यक्ति। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, मौखिक, पठन, लेखन। भाषा के कौशल, भाषा कौशल के प्रकार 2। एक तो अभिव्यक्ति, वैसे 4 प्रकार के भाषा कौशल 4 होते हैं, इसके 2 प्रकार है, एक तो अभिव्यक्ति और एक ग्राह्य। अभिव्यक्ति में व्यक्त करना, ग्राह्य यानी ग्रहण करना। अभिव्यक्ति में कौन से? मौखिक यानी बोलना, लेखन यानी लिखना, और ग्रहण में श्रवण द्वारा और पठन द्वारा। मौखिक प्रदान और उच्चारण कौशल, श्रवण प्राथमिक कौशल, सभी कौशलों का आधार है श्रवण। लेखन कौशल, लिख प्लस अन बराबर लिखना। लेखन भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी करने में सहायक है। विचार अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल है। श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? विचार अभिव्यक्ति का लेखन, क्योंकि बोला हुआ तो एक बार बोला जाता है, लिखा हुआ एक बार स्थायी हो जाता है। वर्तमान सभ्यता और संस्कृति को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का सुरक्षित माध्यम है। लिपि का ज्ञान करवाता है। लेखन सिखाते समय सर्वप्रथम आड़ी तिरछी रेखाएं बनवानी चाहिए। लेखन सिखाते समय सर्वप्रथम आड़ी तिरछी रेखाएं बनवाएं या सीधी रेखाएं। लिखते समय पेन की निब की दूरी 1 इंच या 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेखन कौशल की विधियाँ, एक है अनुकरण विधि, इसके 2 प्रकार हैं। सभी कौशलों में प्रयोग होती है कौन सी? अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब उसके पीछे पीछे चलना, जो करता है उसको देख देख करना। अनुकरण विधि के 2 प्रकार है। रूपरेखा मतलब जैसे एक क बनाया हुआ है तो उसके ऊपर ऊपर लाइन चलाना, और स्वतंत्र में क के नीचे क लिखना। खंडान विधि, इसमें खंडान में रचनात्मक विधि या पेस्टोलॉजी विधि। एक बालक जब रूपरेखा व स्वतंत्र अनुकरण से लेकर नहीं सीख पाता है तो वह एक ही वर्ण को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर सिखाया जा सकता है, जैसे क को अलग अलग भागों में बांटना और फिर जोड़ना। ये है खंडान व रचनात्मक अनुकरण। श्रुत लेखन, श्रुत प्लस लेखन, सुनना प्लस लिखना। विधि का उद्देश्य वार्तनिक दोषों को दूर करना। इस विधि में सुनकर लिखते हुए अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करना। पाठ की सूचना 1 दिन पूर्व देना। कौन सी विधि में? श्रुत लेखन विधि में। कठिन शब्द पहले लिखने चाहिए। श्रुत लेखन एक कालांश में पूरा होना चाहिए। बालक जो शब्द अशुद्ध लिखता है उनका शुद्ध रूप शिक्षक द्वारा हाशिए पर लिखना चाहिए। जो शब्द बालक अशुद्ध लिखता है शिक्षक उन शब्दों को 10 बार पुनः लिखाना चाहिए। जैक्टॉट विधि, प्रवर्तक जैक्टॉट, इसे वाक्य संशोधन विधि कहते हैं। एक बालक को लेखन सिखाते समय सर्वप्रथम वर्ण से प्रारंभ करते हुए शब्द निर्माण और वाक्य निर्माण करवाना चाहिए। सबसे पहले वर्ण से शुरू करना है, छोटे से बड़े की ओर। जैक्टॉट विधि, प्रवर्तक जैक्टॉट, इसे वाक्य संशोधन विधि कहते हैं। वाक्य संशोधन विधि जैक्टॉट। वाक्य संशोधन मतलब वर्ण से वाक्य बनाया जाता है। इसमें वाक्यों को खंडात्मक तरीके से लिखते हुए पूर्ण वाक्य का निर्माण करवाना चाहिए। बालक अपनी त्रुटियों में सुधार स्वयं करता है। वर्ण, स्वर, व्यंजन। वर्ण का मतलब है या तो स्वर या व्यंजन। उसके बाद में मात्रा, शब्द, वाक्य। वाक्य खंडान में अनुकरण या स्वतंत्र। मॉन्टेस्क्यू विधि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा सिखाया जाता है। कौन सी विधि में? मॉन्टेस्क्यू विधि में। खिलौनों का प्रयोग होता है मॉन्टेस्क्यू विधि में। मॉन्टेस्क्यू विधि के प्रवर्तक मारे मॉन्टेस्क्यू। श्रवण, इसमें सबसे पहले श्रवण, सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और दूसरी विधियों में क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और बाद में लिखना। इसमें लिखा पहले जाता है, पढ़ाई बाद में जाता है। इस विधि का प्रयोग विशिष्ट बुद्धि के बालकों हेतु किया जाता है। विशिष्ट बुद्धि के बालकों हेतु कौन सी विधि है? मॉन्टेस्क्यू विधि। इस विधि में मॉन्टेस्क्यू ने माना कि बालकों को पठन से पहले स्पर्श के माध्यम से लेखन सिखाया जा सकता है। इस विधि में वर्णों के आकार को किसी गत्ते पर उकेरा जाता है।
फिर स्पर्श के माध्यम से बालक सीखता है। स्पर्श द्वारा 17% सीखा जाता है। ब्रेनर ने माना है कि एक बालक अपने ज्ञान का 17% स्पर्श के माध्यम से सीखता है। इस विधि को सकारात्मक बनाने हेतु रंग नियोजन किया जाता है। कौन सी विधि में रंग नियोजन होता है? मौर्य मॉन्टेसरी में। विशिष्ट बुद्धि वाले बालकों के लिए तो अभी मॉन्टेसरी विधि। पठन वाचन कौशल, पठन मतलब पढ़ना, वाचन मतलब पढ़ना कौशल। वाचन शब्द से तात्पर्य पढ़ने की ऐसी क्रिया जहाँ केवल अभिव्यक्ति का भाव हो अर्थात अर्थ ग्रहण न किया जाए, जबकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थ ग्रहण किया जाता है। वाचन में अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है और पठन में अर्थ ग्रहण किया जाता है। पठन वाचन, पठन मतलब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, वाचन मतलब केवल अर्धवाटी पढ़ लेनी, पहले पन्ना लास्ट पन्ना था किताब में। सस्वर वाचन बिना अर्थ ग्रहण के। सस्वर वाचन का मतलब है स यानी सात और स्वर मतलब उच्चारण। सस्वर वाचन दो प्रकार का है। आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन छात्र पीछे पीछे करते हैं। अनुकरण वाचन दो प्रकार के, व्यक्तिगत जिसमें उच्चारण अभ्यास हेतु प्रत्येक बालक को पाठ पढ़वाना। संवेद अनुकरण छोटे बालकों में उच्चारण की झिझक दूर करने हेतु उच्चारण कक्षाओं के लिए काव्य पाठ के अभ्यास हेतु। संवेद निषाद में व्यक्तिगत अकेला बालक। मौन देखिए सस्वर भी दो प्रकार का, आदर्श और अनुकरण। आदर्श शिक्षक द्वारा, अनुकरण छात्र द्वारा। मौन वाचन भी दो प्रकार का है। द्रुत मौन यानी गंभीर तरीके से पढ़ना, गंभीर मौन। एक तो द्रुत मौन और एक गंभीर मौन। मौन वाचन भी दो प्रकार का। मौन वाचन, मौन अर्थात बिना उच्चारण के किया गया वाचन। मौन वाचन बालक की एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मौन वाचन शारीरिक ऊर्जा में बचत करता है, क्योंकि मौन वाचन करते समय मस्तिष्क व आंखें ही सक्रिय होती है। मौन वाचन अवकाश के समय का सदुपयोग। मौन वाचन दो प्रकार का है, द्रुत मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन मतलब तेज गति से बिना अर्थ ग्रहण किए करते हैं, समाचार पत्र पढ़ना, मनोरंजन कहानियाँ पढ़ना, बाल साहित्य पढ़ना, रामायण पढ़ना आदि। पाठ्यक्रम का दोहराव द्रुत मौन वाचन में करता है। मतलब यदि दोहराव करना है किसी भी चीज़ का तो द्रुत मौन वाचन में स्पीड से पढ़ना, दोहराव करना, द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन बालक अर्थ ग्रहण करते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ पठन करता है। पाठ्यक्रम को पढ़ना, निबंध साहित्य का पढ़ना मतलब पूरे ध्यान से पढ़ना इनको। मौन वाचन में एक बालक जितने समय में 210 शब्द पढ़ लेता है, उतने ही समय में सस्वर वाचन में 170 शब्द पढ़ पाता है। मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना तो 210 पढ़ लेंगे, और यदि राड़ी करते हुए पढ़ना तो 171 ही पढ़िए जी। पद्य शिक्षण कभी भी मौन वाचन में नहीं होता। पद्य शिक्षण हुई तो गीत गावते हुए मौन वाचन में नहीं हुए। वाचन शिक्षण की विधियाँ, संश्लेषण की विधि। संश्लेषण विधियाँ कौन सी? एक तो ध्वनि साम्य विधि। विधियाँ दो प्रकार की, एक तो संश्लेषण वाली और एक विश्लेषण वाली वाचन की। पहले संश्लेषण वाली देख लेते हैं, ध्वनि साम्य। और एक निचली कौन सी? वर्णोच्चारण विधि। ध्वनि साम्य प्रवर्तक माइकल शेमर बोलते हैं। अंग्रेजी शिक्षण की विधि है कौन सी? ध्वनि साम्य। ध्वनि साम्य अर्थात समान ध्वनि। इस विधि में समान ध्वनि के वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है, इसलिए इसे संश्लेषण या सामासिक विधि कहते हैं। दोष, बालक इसमें निरर्थक शब्द बना लेते हैं जो उसके अधिगम पठार बन जाते हैं। अगली है ध्वनि साम्य के बाद में वर्णोच्चारण विधि। दोनों कौन सी है? संश्लेषण है। ये विधि जहाँ बालक एक एक वर्ण को स्वतंत्र जोड़ता है, फिर शब्द निर्माण करते हुए शब्दों का उच्चारण करता है। वर्णोच्चारण देख लो, कमल, कोमल, कमल। ध्वनि साम्य
वर्णोच्चारण विधि। संश्लेषण की होगी। अब ये विश्लेषण वाली विधि आ गई। संश्लेषण में दो ही है, एक तो ध्वनि साम्य और एक वर्णोच्चारण। अब है विश्लेषण विधि। साहचर्य विधि प्रवर्तक मारे मॉन्टेसरी। ये विधि क्रियाशीलता खोज के सिद्धांत पर कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। साहचर्य विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक खेल खेल में सीख जाता है। साहचर्य विधि के अंतर्गत बालक की अनुभव परिधि के चित्र कक्ष में दीवारों पर लगाए जाते हैं तथा उनसे संबंधित कार्ड छात्रों में बांटे जाते हैं तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि कार्ड की सहायता से चित्रों की खोज की जाए। बालक खेल खेल में शब्द ज्ञान प्राप्त करता है। दोष, भाववाचक संज्ञा शब्दों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भाववाचक, इसका मतलब भाववाचक तो हम ना स्पर्श कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तो उनको तो चित्रों के माध्यम से कैसे सीखेंगे। साहचर्य विधि में भाववाचक का थोड़ा दोष रहता है। अगली है देखो और कहो विधि। साहचर्य विधि, विश्लेषण विधि। देखो और कहो विधि, विश्लेषण विधि। वाचन का ज्ञान करवाते समय बालक की अभिव्यक्ति की ओर स्पष्ट करने हेतु पहले बालक की अनुभव और नाम चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। बालक चित्रों का आधार बनाते हुए शब्द ज्ञान करता है। देखो और कहो विधि, देखता है और कहता है। वाचन कौशल की अन्य विधियाँ। चित्र वर्णन विधि कौन सी? ये सभी विश्लेषण वाली है। चित्र वर्णन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाक्य विधि, अनुकरण विधि, चित्र विधि, कविता विधि और ये कौन सी नीचे पता ही नहीं चल रहा है। मौखिक कौशल। मौखिक कौशल प्रधान कौशल है, भाव अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल है। भाषा विधि, अनुकरण विधि, अंत्याक्षरी विधि, कहानी कथन विधि, चित्र विधि, वार्तालाप विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, चित्र विधि, नाटक विधि, नाटक मंचन, श्रवण कौशल, प्राथमिक कौशल, आदर्श वाचन विधि, पाठ विधि, श्रुत लेखन विधि, भाषा विधि, वाद विवाद विधि, संवाद विधि, अंत्याक्षरी, कहानी कथन विधि, नाटक मंचन, चित्र वर्णन और स्वस्वर वाचन विधि। मौखिक कौशल की ये विधियाँ हैं, ठीक है। श्रवण कौशल की ये विधियाँ हैं, ठीक है। अब है हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ सबसे पहले है भाषा संसर्ग विधि। पहले वो कौन सी थी? संश्लेषण वाली दो विधियाँ। एक तो थी वर्णोच्चारण और एक मारिया मॉन्टेसरी। एक मिनट वापस देख लेते हैं। नहीं, ध्वनि साम्य और वर्णोच्चारण दोनों संश्लेषण की। मारिया मॉन्टेसरी वाली साहचर्य विधि संश्लेषण में आती है। ध्वनि साम्य और वर्णोच्चारण दोनों संश्लेषण की और अन्य दूसरी विश्लेषण की। भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृत विधि, व्याकरण शिक्षण की विधि है। छोटी कक्षाओं में व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग अर्थात भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं करवाया जाता है, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान करवाया जाता है। सफलता हेतु ऐसे रचनाकार की रचनाएं शामिल करें जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। किसमें? भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि। सैनिक विधि, सर्वे भाष्य विधि, परिस्मरण विधि। शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका से अनपढ़ सैनिकों को भाषा सिखाने हेतु इस विधि में अध्यापक आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाया जाता है जिससे बालक उच्चारण दोषों को दूर करता है। श्रवण प्लस मौखिक कौशलों का विकास होता है। ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ, स्पीटर ने सूत्रपात किया किसका? सैनिक विधि का। ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ, स्पीटर। सैनिक विधि, श्रव्य भाष्य विधि या परिस्मरण विधि। अगली कौन सी है? बालोद्यान विधि, किंडरगार्टन। फोबेल, फोबेल कहाँ के थे? जर्मनी के। फोबेल शब्द जर्मन भाषा के किंडरगार्टन शब्द का हिंदी रूपांतरण बच्चों का बाग, बालकों का उपवन, खेल का विद्यालय, बालकों का माली, अध्यापक, बालकों
बालोद्यान का पौधा बालक विधि का प्रयोग पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में। किस विधि का? किंडरगार्टन का। इस विधि में खेल खेल द्वारा सिखाया जाता है। प्रवेश की आयु अधिकतम 7 वर्ष। 7 वर्ष से छोटे बच्चों को लिया जाता है। किसमें? 4 से 7 वर्ष है किसकी? किंडरगार्टन की आयु। 4 से 7 या 3 से 7। इस विधि की सफलता हेतु फ्रोबेल ने 12 एकड़ भूमि तथा अत्याधुनिक तकनीक के खिलौनों की आवश्यकता को दर्शाया। यानी कम से कम 12 एकड़ भूमि होनी चाहिए फ्रोबेल अनुसार और अत्याधुनिक खिलौने होने चाहिए। इस विधि की सफलता हेतु महिला शिक्षकों में अधिकतम 1 वर्ष तक सिखाया जाता है। दोष खर्चीली विधि है तथा इसमें अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। रसास्वादन विधि या उपसंहार विधि। पद्य शिक्षण की विधि है कौन सी? रसास्वादन। पद्य में रस आता है, गद्य में तो कम ही आता है। उद्देश्य बालक को रस आस्वाद करवाना। इस विधि में सर्वप्रथम कविता पाठ प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या सारांश के रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे बालक को रस की प्राप्ति होती है। दोष व्याकरण का ज्ञान नहीं, केवल श्रवण कौशल विकसित किया जाता है, तार्किक क्षमता का अभाव होता है। इस विधि में दोष कौन कौन से? व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है किसमें? रसास्वादन में। केवल श्रवण कौशल विकसित किया जाता है रसास्वादन में। तार्किक क्षमता का अभाव होता है रसास्वादन विधि में। प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि या सुगम विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक बोकिल 1901 में उद्भव हुआ किसका? प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि के विरोधी कौन है? भंडारकर। भंडारकर कहते हैं प्रत्यक्ष विधि नहीं होनी चाहिए। उद्भव 1901 में। अंग्रेजी शिक्षण की विधि है कौन सी? बोकिल द्वारा प्रत्यक्ष विधि। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग गुइन फ्रांस द्वारा। भारत में प्रयोग करता है बंगाल में टिपिंग, मद्रास में यट्स, मुंबई में फ्रेजर। उद्देश्य बालकों को नई या दूसरी भाषा सीखने हेतु प्रणाली। इस विधि में नई भाषा का ज्ञान मातृभाषा की तरह दिया जाता है अर्थात मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में बालक की आवश्यकता के वाक्य सीखने वाली भाषा में बोले जाते हैं। बालक अनुकरण करते हुए सीखता है। प्रत्यक्ष विधि के दोष सैनिक विधि से दूर किए जाते हैं। अप्रोच टू संस्कृत नायक पुस्तक में बोकिल ने लिखा है कि हिंदी क्षेत्रों में हिंदी सिखाने हेतु व हिंदी क्षेत्रों में संस्कृत सिखाने हेतु उत्तम प्रणाली कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। मौखिक श्रवण कौशल का विकास अर्थात पठन प्लस लेखन के अवसर नहीं मिलते। प्रत्यक्ष विधि में पठन लेखन के अवसर नहीं मिलते। सफलता हेतु अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता है लेकिन प्रत्येक स्तर पर अनुभवी शिक्षक का होना संभव नहीं है। कुशाग्र बुद्धि छात्रों को लाभ। व्याकरण का अभाव। जितना सुलेखन का महत्व उतना ही सुउच्चारण का। पीटी नायक के अनुसार जितना सुलेखन आवश्यक है उतना ही सुउच्चारण। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है गांधी के अनुसार। सुलेख गांधी कहते हैं सुंदर लिखना चाहिए किंतु नायक बोलता है कि सुंदर लिखो किंतु सुंदर बोलना भी जरूरी है। प्रदर्शन विधि। प्लस दर्शन अर्थात पहले देखें फिर सीखें किसी घटना का जीवंत वर्णन प्रदर्शन कहलाता है। चित्रों के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करना। चित्रों के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करना। पूर्णाकार समग्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस पद्धति में प्रदर्शन विधि प्रत्यक्ष। इस पद्धति में सर्वप्रथम वस्तुओं को पूर्णाकार में रखा जाता है मूल या प्रतिमान के रूप में, फिर विश्लेषण करते हुए सिखाया जाता है। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न तथ्यों और चित्रों को जोड़कर सिखाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान पोस्टर या मॉडल पॉइंटर आदि से सूचना संप्रेषित की जाती है। प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी की जिज्ञासा को सचेत रखना अनिवार्य है। इस विधि में बालक एक दर्शक श्रोता की भूमिका में है। किसमें? इस विधि में प्रदर्शन विधि में बालक एक दर्शक या श्रोता की भूमिका है इसलिए उसे अवैज्ञानिक माना जाता है। प्रदर्शन विधि अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि में भावों को निश्चित नहीं किया जा सकता। अमनोवैज्ञानिक विधि। अभिकर्मित अनुदेशन सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि के रूप में प्रयोग किया। किसका? अभिकर्मित अनुदेशन।
अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्किनर सहयोगी हॉलैंड के जेम्स प्रवर्तक अभिक्रमित अनुदेशन के स्किनर सहयोगी जेम्स जे हॉलैंड। रेखीय स्किनर शाक्य नॉर्मन काउडर अवरोही मैथमेटिक्स गिलबर्ट। ये अनुदेशन क्रिया अभिक्रमित अनुदेशन के तीन रूप है, रेखीय शाक्य अवरोही। यह अनुदेशन क्रिया प्रस्तुत के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे फ्रेम कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, इसे फ्रेम कहते हैं। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन 1963 में इलाहाबाद में शुरू की गई। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली आधुनिक विधि है, जिसके अंतर्गत बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को आधार बनाते हुए सीखने के अवसर मिलते हैं। ये एक स्वाध्याय की विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन के पद फ्रेम पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। फ्रेम का मतलब छोटे छोटे भागों में बांटना। दीपक फ्रेम में दी गई जानकारी दीपक का कार्य करती है। अनुदेशन फ्रेम में दी हुई जानकारी लेकर अनुदेशन स्वाध्याय करना। अनुक्रिया अनुदेशन का दोहराव। रेखीय बाहरी है, शाकीय अंदर। रेखा बाहर होती है घर से, और शका यानी मित्र अंदर होता है आंतरिक। शाखा यानी शका मित्र यानी अंदर से जुड़ा होता है। अवरोही यानी मैथमेटिक्स। रेखीय पुनर्बलन पर कार्य करता है, जबकि अवरोही मैथमेटिक्स गणित के लिए। अवरोही में समस्यात्मक बालक होता है, शाकीय में प्रतिभाशाली बालक होता है। हमारे मित्र यानी सका दोस्त प्रतिभाशाली। रेखा एक पिछड़ी बालक है, ये मंदबुद्धि बालक है। रेखीय छोटे के लिए, शाकीय बड़े के लिए, अवरोही में पता नहीं। अवरोही में कोई भी हो सकता है समस्यात्मक बालक। फिर रेखीय में प्रश्नों का निर्माण बालक करता है। शाकीय में पाठ्यक्रम आधारित होता है, हम तो पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में अनुक्रिया आधारित होता है। रेखीय में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। शाकीय में बहुविकल्पी होते हैं, हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे परीक्षा में। और अवरोही में स्तर के अनुसार। रेखीय में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, हमें भाई प्रतिभाशाली हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं है। जबकि अवरोही में अपने ऊपर निर्भर करता है। रेखीय बाहरी पक्ष काम करता है, शाकीय में आंतरिक पक्ष काम करता है यानी कि अंदर से, और अवरोही में क्रियात्मक पक्ष काम करता है। रेखीय में फ्रेम का पुनः प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि शाकीय में पुनः प्रयोग यानी कि दोहराव किया जाता है। अवरोही में पता नहीं। रेखा नकल करती है, जबकि शाखा को बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। रेखा सामग्री क्रम अनुसार होती है रेखा की, जबकि शका यानी मित्र और मेरी सामग्री बिखरी हुई है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। लघु सोपानों का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के संपुष्टि के सिद्धांत से प्रेरित है। त्वरित पुनर्बलन प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, छात्र स्वीकृति का सिद्धांत, छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत। लघु सोपानों का सक्रिय अनुकूलन, त्वरित पुनर्बलन, छात्र स्वीकृति और छात्र मूल्यांकन। लघु सोपान, सक्रिय अनुकूलन, त्वरित पुनर्बलन, छात्र स्वीकृति, छात्र मूल्यांकन। दूरस्थ शिक्षण विधि। औपचारिक वातावरण से स्थान से परे किया गया शिक्षण शुरुआत ब्रिटेन के सर्वजनीय विश्वविद्यालय से। उद्देश्य ऐसे लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना जो किसी कारणवश अलग हो गए। दूरस्थ शिक्षण भाषा में आंध्र प्रदेश से तथा राजस्थान से कोटा में प्रारंभ की गई दूरस्थ शिक्षण। VMOU वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987 या 85। दूरस्थ शिक्षण के अंतर्गत आकाशवाणी पहला चैनल ज्ञानवाणी, दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन नाम से चैनल चला। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना काल में शिक्षावाणी नामक चैनल चलाया गया। इस शिक्षण में शिक्षक का स्थान पाठ्यक्रम लेता है। दूरस्थ शिक्षण में छात्र शिक्षण प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं हो पाता, इसलिए बालक की जिज्ञासा शांत नहीं होती है।
बालक एक विषय को अधिक समय देता है जिससे अन्य विषय गौण होते हैं। आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन एक दूसरे की पूरक विधि है। भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है आगमन और निगमन मानी जाती है। आगमन विधि किसी व्यक्तिगत घटना के कारण और परिणाम को जोड़ना आगमन विधि है। आगमन विधि व्याकरण सीखने की श्रेष्ठ विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। तर्क शक्ति का विकास करती है। खोज क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी आगमन विधि? आगमन विधि के दो प्रकार है, अंकात्मक प्रयोगात्मक। 4 पद है, उदाहरण निरीक्षण अवधारणा सत्यापन। उदाहरण निरीक्षण नियम सत्यापन। उदाहरण निरीक्षण अवधारणा सत्यापन। उदाहरण निरीक्षण नियम सत्यापन। सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन प्रणाली विश्लेषण। आगमन प्रणाली विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि में सी का ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्य पर आधारित होता है। आगमन विश्लेषण आगमन प्रणाली विश्लेषण विधि भी कहते हैं। आगमन में सी का ज्ञान स्थायी होता है। आगमन में सीखने की गति बहुत मंद होती है, धीमे धीमे सीखा जाता है। यह विधि अपना आप में अपूर्ण विधि है क्योंकि इसमें बनाए नियमों के सत्यापन हेतु निगमन की जरूरत पड़ती है। अपने आप में अपूर्ण है, जबकि निगमन लगाते ये पूरी हो जाती है। निगमन विधि आगमन प्लस निगमन बराबर अस्तु, नी प्लस गमन बराबर ठीक तरह से चलना। इस प्रणाली में शिक्षक नियम सूत्र परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसे समझाता है। नियम उदाहरण अवधारणा सत्यापन। नियम उदाहरण या व्याख्या करना, उदाहरणा करना और सत्यापन। नियम उदाहरण या व्याख्या अवधारणा सत्यापन। नियम देना, फिर उदाहरण देना, फिर उदाहरणों का अवधारणा बनाना, फिर सत्यापन करना। इसमें क्या था? उदाहरणों का निरीक्षण करना, निरीक्षणों के बाद में नियम बनाना और सत्यापन करना। व्याकरण शिक्षण की विधि है कौन सी? व्याकरण शिक्षण की विधि है निगमन विधि, शिक्षक प्रदान विधि है। बालक तेज गति से सीखता है। सूत्र नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। दोष अमनोवैज्ञानिक विधि है, तार्किक क्षमता का अभाव है। सी का ज्ञान अस्थायी होता है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। निगमन विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं अनुपयोगी है, जबकि उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है। कौन सी? निगमन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी? अनुपयोगी है। सूत्र विधि